तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द गुप्ता एम्पायर। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर जब हम बात कर रहे थे अबाउट द पोस्ट मौर्यन पीरियड, तब हमने देखा था कि मगध का जो रीजन है उसका इन्फ्लुएंस या उसका डोमिनेंस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अब धीरे धीरे जो है एक डिक्लाइनिंग फेज में जो है वो जा रहा था। Because after the fall of the Mauryan Empire, we see a number of regional kingdoms emerging in the Indian subcontinent, जिसकी वजह से मगध का इन्फ्लुएंस अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था until the arrival of the imperial Guptas, and especially during the reigns of समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य, जिनके बारे में अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। तब हम देखेंगे कि एक बार फिर से मगध का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जस्ट लाइक द मौर्यन एम्पायर। जब हम देख रहे थे अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक स्पेशली, उस समय पे जैसा इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस मगध महाजनपद का पूरे के पूरे भारतवर्ष के ऊपर था, ठीक वैसा ही हमें समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य स्पेशली उनके रेंज के दौरान, उनके रूल के दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का जो सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज द गोल्डन एज ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बिलोंग टू द इंपीरियल गुप्ताज ओनली। भारत को जो है सोने की चिड़िया इसी समय पर जो है वो कहा जाता था। ऐसा क्यों था, आज की क्लास में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो पहले जो दो रूलर है हमारे श्रीगुप्त एंड घटोत्कच, इनको जो है हम इंपीरियल गुप्ताज की कैटेगरी में जो है वो नहीं डाल सकते, बिकॉज श्रीगुप्त एंड घटोत्कच रूल्ड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मगध रीजन एंड पॉसिबली दे वर वेसल्स ऑफ अ लार्जर किंगडम। मतलब एक बड़े किंगडम का जो है एक पार्ट या फिर एक ट्रिब्यूटरी हम कह सकते हैं इस टाइम पीरियड पे गुप्ता एम्पायर को। हालांकि रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज श्रीगुप्त ओनली, हु रूल्ड फ्रॉम 240 टू 280 CE, बट इसके बावजूद भी इंपीरियल गुप्ताज का जो टाइम पीरियड है वो हमें चंद्रगुप्त I के टाइम पीरियड से जो है वो देखने को मिलता है। फिर भी एक छोटा आइडिया जो है वो ले लेते हैं थोड़ा बहुत इन दोनों के बारे में। हालांकि ज्यादा जो है जानकारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर इन दोनों रूलर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। रूल्ड अ स्मॉल किंगडम पॉसिबली इन मगध और द बंगाल रीजन। इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज मिनिमल एंड कम्स मेनली फ्रॉम लेटर सोर्सेज लाइक द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क आई सिंह built a temple for Chinese pilgrims in मृगशिखवन इन मॉडर्न बंगाल रीजन। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है श्रीगुप्त के बारे में एक छोटा सा बेसिक आइडिया। इसके बाद घटोत्कच की बात करें, 280 से लेके 319 CE के बीच में इनका रेन देखने को मिलता है। इनके बारे में भी ज्यादा जानकारी जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। सन ऑफ श्रीगुप्त एंड कंटिन्यूड स्मॉल स्केल रूल, लाइकली अ सेमी इंडिपेंडेंट और अ वेसल टू अ लार्जर किंगडम, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं दोनों श्रीगुप्त एंड घटोत्कच। बट इसके बाद जब हम देखते हैं अगले रूलर चंद्रगुप्त I के बारे में, ही इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज और द गुप्ता एम्पायर। assumed the grand title of महाराजाधिराज, which means king of kings। इन्होंने जो है महाराजाधिराज की जो है वो उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद हम देखेंगे जब हम चंद्रगुप्त II के बारे में बात करेंगे, उन्होंने जो है विक्रमादित्य नाम की जो है उपाधि ग्रहण की थी। अब अगर हम यहाँ पे गुप्ता एम्पायर का एक बार मैप देखें तो शुरू के अंदर श्रीगुप्त एंड घटोत्कच का जो रूल था वो हमें बहुत ही छोटे एरिया में जो है देखने को मिलता है अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें। बट इसके बाद जब चंद्रगुप्त I का रूल शुरू होता है वो थोड़े बड़े एरियाज को जो है कैप्चर करते हैं एंड मगध एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल ये कैप्चर करने में सफल रहते हैं। बट इसके बाद जो रूलर आते हैं समुद्रगुप्त, जिनके बारे में कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा नॉर्थ का इलाका जो है उन्होंने जीता, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एज वेल। हालांकि उनका जो दक्षिण पंथ कॉन्क्वेस्ट, दक्षिण व्रत कॉन्क्वेस्ट जो हमें देखने को मिलेगा अभी जब उनके बारे में बात करेंगे, उन्होंने जो है बाकी सदर्न रीजन्स को भी जीता था बट उनको एनेक्स नहीं किया था। सब कुछ बात करेंगे कुछ देर के अंदर जब हम समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है फ्लरिशमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। शुरू के अंदर श्रीगुप्त घटोत्कच बहुत छोटे से एरिया में रूल कर रहे थे,
उसके बाद चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने मगध एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश जो है कैप्चर करके इंपीरियल गुप्ताज की जो है वो फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद द नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त ने जो है पूरा का पूरा नॉर्थ का इलाका कैप्चर किया एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ एज वेल। एंड इसके बाद चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य ने जो है गुजरात का जो बचा हुआ रीजन था उसको कैप्चर किया फ्रॉम द वेस्टर्न क्षत्रपाज। उनके बारे में भी कुछ देर के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। फिलहाल यहां पे देखते हैं, फाउंडेड द गुप्ता एरा इन 320 CE which is used in the later inscriptions. Political marriage with Kumara Devi, a Lichavi princess of North Bihar, strengthened his पॉलिटिकल पोजीशन। काफी एक मैरिज अलायंस भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। लिच्छवी जो हमारा एरिया है हमें नॉर्थ बिहार की तरफ जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने मैरिज अलायंस बनाई थी कुमारा देवी जी के साथ, और इनके कॉइन्स के अंदर जो है हमें चंद्रगुप्त द फर्स्ट एंड कुमारा देवी दोनों की जो है वो पिक्चर्स दिखाई देती हैं इनके कॉइन्स के अंदर। इशूड कॉइन्स शोइंग हिमसेल्फ एंड कुमारा देवी इंडिकेटिंग जॉइंट सोवरेनिटी और अलायंस। Established the base for a powerful empire centered around Magad and Prayag regions. तो ये जो है हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द फर्स्ट के बारे में। लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ मैरिज अलायंस बनाई और वहां का रीजन भी जो है इनको एज अ गिफ्ट जो है वो मिल गया होगा, या फिर अगर उन्होंने जीता होगा, इसके बारे में ज्यादा सोर्सेज जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बट इसके बाद जो हमारे अगले रूलर आते हैं दैट इज समुद्रगुप्त, who is also considered as the नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये नाम जो है इन्हें विंसेंट स्मिथ नाम के एक थिंकर या फिर एक हिस्टोरियन ने दिया था। मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो कॉन्क्वेस्ट आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रहस्थी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, रिटन बाय हरिसेन। इनके कोर्ट पोएट ने जो है यहाँ पे प्रयाग प्रहस्थी के अंदर इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को जो है वो रिकॉर्ड किया है। प्रयागराज के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक पिलर देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्रयाग प्रहस्थी। हालांकि जो पिलर है वो सम्राट अशोक ने जो है वो लगवाया था, बट उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं वो हमें समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं विच आर कंपोज्ड बाय हरिसेन। इसके बाद आगे आने वाले टाइम में जब हम मेडिवल इंडिया की बात करेंगे तो उसी पिलर के ऊपर हमें मुगल एम्परर जहांगीर के भी इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये पिलर इंस्क्रिप्शन एंड ये पिलर बन जाता है विच इज नोन एज प्रयाग प्रहस्थी। He defeated 9 rulers in North India and 12 southern kings, conquered but reinstated as tributary rulers। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें यहां पे दिखाई देता है गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंट जो है यहां पे साउथ के रीजन में दिखाई नहीं देता है, बिकॉज द रूलर्स वर रीइंस्टेटेड, मतलब उनको ट्रिब्यूटरी रूलर्स की तरह एक बार फिर से समुद्रगुप्त ने गद्दी पे बिठा दिया था। हालांकि वो रिपोर्ट जो है वो गुप्ता एम्पायर को ही करेंगे, बट क्योंकि वो रीजन्स एनेक्स नहीं हुए थे इसीलिए उसको जो है गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत जो है वो नहीं डाला जाता है। 12 रूलर्स जो हैं अपने दक्षिण व्रत कॉन्क्वेस्ट के दौरान समुद्रगुप्त ने हराए थे, एंड इसके बाद ट्राइबल फॉरेस्ट किंगडम्स इन सेंट्रल इंडिया उन पे भी जो है इन्होंने विजय प्राप्त की, एंड फॉरेन रूलर्स लाइक दोज इन नेपाल एंड श्रीलंका पेड ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्त। इसके बाद पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट प्लस डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलती है। ऐसा इसीलिए बिकॉज नॉर्थ के जितने भी एरिया इन्होंने कैप्चर किए सबको जो है इन्होंने एनेक्स किया, बट सदर्न रीजन्स को एनेक्स ना करने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि बहुत दूर के इलाके थे और समुद्रगुप्त डायरेक्टली वहां पे रूल नहीं कर पाते, इसीलिए जो रूलर्स थे उनको एक बार फिर से वहां पे रीइंस्टेट किया गया और उनको जो है गुप्ता एम्पायर को रिपोर्ट करना था। रूल इनडायरेक्टली समुद्रगुप्त ही करेंगे, बट लोगों के रिवोल्ट से बचने के लिए एंड इतने दूर का एरिया होने की वजह से वो ठीक से गवर्न नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उन्होंने उन रूलर्स को वहां पे दोबारा से रीइंस्टेट किया था। एक्सपेंशनिस्ट येट डिप्लोमैटिक, ही अवॉइडेड एनेक्सिंग डिस्टेंट सदर्न किंगडम्स। इसके अलावा ही वॉज अ पेट्रन ऑफ आर्ट्स एज वेल, मिंटेड कॉइन्स शोइंग हिमसेल्फ प्लेइंग द वीणा। वीणा वादक भी बहुत अच्छे थे समुद्रगुप्त, इनके इंस्क्रिप्शंस एंड इनके कॉइन, पंचमार्क कॉइन से भी हमें पता चलता है कि काफी अच्छी जो है ये वीणा बजाया करते थे। परफॉर्म्ड द अश्वमेघ यज्ञ विच इज द हॉर्स सैक्रिफाइस, इसके बारे में हम पहले भी जो है वो चर्चा कर चुके हैं जब हम वैदिक कल्चर के बारे में बात कर रहे थे।
इसके बाद ही प्रमोटेड संस्कृत लिटरेचर, आर्ट एंड स्कल्पचर। एक बार फिर से जो है हमें संस्कृत का यहाँ पे राइज देखने को मिलता है आफ्टर द वैदिक पीरियड। एक डिक्लाइन का दौर हमें देखने को मिला जरूर था, जब अशोक के रेन के बाद हमें देखने को मिला बुद्धिज्म का जो है बहुत ज्यादा हमें एक राइज का पीरियड देखने को मिलता था। बट यहाँ पे एक बार फिर समुद्रगुप्त के रूल के दौरान हमें संस्कृत का एक बार फिर से राइज देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, यहां पे हमें देखने को मिलते हैं समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य, हु रूल्ड फ्रॉम 375 टू 415 सीई। और यही वो टाइम पीरियड है जब भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिकॉज ऑफ द फ्लरिशिंग आर्ट, ट्रेड एंड कल्चर बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल। उस समय पर अ लेजेंडरी मोनार्क ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ही डिफीटेड द वेस्टर्न क्षत्रपास ऑल्सो नोन एज द शाकाज इन मालवा एंड गुजरात, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो गुजरात एंड मालवा का जो रीजन हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर के अंदर, ये हमें चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के रेन के दौरान एडेड ये रीजन्स हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें, expanded the Gupta control to Ujjain and western coastal trade routes and strategic marriage alliance with the Wakatak dynasty। वकाटक डायनेस्टी के बारे में जो है इसकी अगली क्लास में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे जब हम पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहां पे देखते हैं एक और हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने को मिलती है, चाइनीज ट्रैवलर फा हीन की जो है हमें विजिट यहां पे देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस साल 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है ये पूछा गया था कि फा हीन एक चाइनीज ट्रैवलर उन्होंने किस रूलर के रूल के दौरान जो है इंडिया में विजिट की थी। तो इसका सही आंसर मैं इससे पहले भी जो है बात कर चुका हूं, इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के रूल के दौरान जो है हमें देखने को मिलता है कि फा हीन जो है वो इंडिया आए थे और करीब 10 साल तक जो है वो इंडिया में रहे थे। Chinese Buddhist monk visited during his reign described India as peaceful, prosperous and religiously tolerant। रिलीजियसली टॉलरेंट का मतलब यहां पे है कि हालांकि वो लोग हिंदुइज्म को जो है वो प्रीच कर रहे थे, बट इसके बाद भी बाकी रिलीजन के खिलाफ उनके मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं था, ऐसा कोई हमें देखने को मिलता है किसी और धर्म के प्रति ऑपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता है किसी भी गुप्ता रूलर के मन के अंदर। गेव डिटेल्स अबाउट सोशल कस्टम्स, द कास्ट सिस्टम एंड बुद्धिज्म। ये जो है हमें देखने को मिलता है फा हीन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट हमें ये 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर की बात करें, रेन सॉ द हाइट ऑफ गुप्ता कल्चरल डेवलपमेंट। इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के रेन के दौरान भारत को जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसके अलावा अगर हम देखें, ही पॉसिबली प्रिसाइडेड ओवर अ कोर्ट ऑफ नवरत्नास। नवरत्नास का जो कॉन्सेप्ट हमें अकबर के रेन के दौरान मेडिवियल इंडिया में देखने को मिलता है, उससे कई सौ साल पहले हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के रेन के दौरान हमें नवरत्न जो है वो देखने को मिलते हैं। अ काउंसिल ऑफ 9 केपेबल मिनिस्टर्स विच ऑल्सो इंक्लूडेड कालिदास एज वेल। कालिदास के बारे में कुछ देर के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम गुप्ता एम्पायर के आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के रेन के दौरान हम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इवन छोटे छोटे सिक्के लाइक छोटी करेंसी के सिक्के उस समय पर अगर हम आज से कंपेयर करें, अगर 1 रुपए का सिक्का उस समय पे 1 पण कहा जाता था, उस सिक्के को भी जो है हम देखते हैं कि गोल्ड से जो है वो बनाया जाता था। तो ये हाइट थी वहां पे प्रॉस्पेरिटी की गुप्ता एम्पायर के अंदर। सबसे छोटी करेंसी के सिक्के भी प्योर गोल्ड से जो है वो बनाए जाते थे। तो इसी वजह से भारत को उस समय पर सोने की चिड़िया या फिर द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इस समय के दौरान कहा जाता था। इसके बाद अगले जो रूलर हैं हमारे कुमार गुप्त द फर्स्ट, इनके रेन के दौरान हम देखते हैं द लेजेंडरी नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, known for founding the Nalanda University as per later accounts, especially the Buddhist ones। अगर हम रूल की बात करें तो 415 से लेके 455 सीई के बीच में हमें इनका रेन का पीरियड देखने को मिलता है। अचीवमेंट्स की बात करें, कंटिन्यूड पॉलिसीज ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड पैट्रनेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, maintained the strength of the empire and issued अश्वमेध टाइप कॉइन्स। अश्वमेध टाइप कॉइन्स हमें जो देखने को मिलते हैं, कॉइन्स के ऊपर जो पंच मार्किंग की गई थी वो अश्वमेध यज्ञ को जो है वो दर्शा रही थी, जो कि हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त ने अपने रेन के दौरान करवाया था। तो वो दिखाने के लिए कि हमारे रूल के दौरान जो है अश्वमेध यज्ञ जो है हुआ था, इनके दादाजी थे समुद्रगुप्त,
तो उनके रेन के दौरान हमें अश्वमेघ यज्ञ देखने को मिला, तो वो दिखाने के लिए अपने लोगों को इन्होंने अपने कॉइन्स पे जो है अश्वमेघ यज्ञ जो है उसका पंच मार्किंग करवाई थी। तो ये हमें देखने को मिलता है द अश्वमेघ टाइप कॉइन्स। इसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन ही फेस्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम द राइजिंग हूना पार। हून्स जो थे हमारे व्हाइट हून्स, हेप्थेलाइट्स, सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं और आगे जाके यही बहुत बड़ा कारण बनते हैं गुप्ता एम्पायर के फॉल के पीछे। बात करेंगे अभी कुछ देर के अंदर डिटेल में इस बारे में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें द लास्ट ग्रेट गुप्ता रूलर देखने को मिलते हैं हु इज नोन एज स्कंदगुप्त, who ruled from 455 to 467 CE. The last great Gupta emperor successfully defeated the invading Huns, Hephthalites from the Central Asian tribes. ये जो है हमें देखने को मिलते हैं इन्वेडर्स उस समय पर, द वाइट हून्स, उसको उनको हराने में जो है हमें देखने को मिलता है स्कंदगुप्त ने एक बहुत बड़ी विजय यहाँ पे हासिल की थी अगेंस्ट द व्हाइट हून्स। बट इसके बावजूद जब स्कंदगुप्त का रेन हमें खत्म होता हुआ दिखाई देता है, व्हाइट हून्स का जो आक्रमण है वो एक बार फिर से जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि आगे जाकर जब हम देखते हैं एक कोलेशन जो है बनाई जाती है, मतलब एक ग्रुप ऑफ किंग्स जिसके अंदर हमें लेटर गुप्ता रूलर नरसिंह गुप्त देखने को मिलते हैं, वो इंक्लूडिंग यशोधर्मन, वो जो है हून्स को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो हरा देते हैं और उसके बाद हून्स जो है वो भारत नहीं आते हैं। तो हालांकि वो जो है काफी आगे का टाइम पीरियड था, बट इससे पहले के रूलर्स हूणों से लड़ते लड़ते जो है उनकी ट्रेजरी खाली हो गई, जो एक बहुत बड़ा रीजन बना गुप्ता एम्पायर के फॉल के पीछे। He defended the northwestern frontier of the Gupta Empire and called himself a savior of the empire. इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो वॉर्स विद द हूनाज ड्रेन्ड द ट्रेजरी, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी बात की। बिगिनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनिंग इन द गुप्ता एम्पायर, जो कि एक और बहुत बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है किसी भी बड़े एम्पायर के फॉल के पीछे, विच इज इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनिंग। इससे पहले जब हम मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे थे तब भी हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनिंग ने जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाया था मौर्यन एम्पायर के फॉल के पीछे। ऐसा इसीलिए बिकॉज अशोक के बाद हमें कोई भी ऐसा बड़ा रूलर देखने को नहीं मिला जो इतने बड़े एरिया को जो है अच्छे से गवर्न कर सके। इसी वजह से वहां पे हमें आगे जाके इकोनॉमिक स्ट्रेन भी देखने को मिला। अगर आप पूरा का पूरा एरिया नहीं संभाल पाएंगे तो ट्रेजरी भी आप नहीं संभाल सकते हैं। तो यही हमें देखने को मिलता है, एक वीक रूलर के आने के बाद सारी की सारी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है। इसके बाद न्यूमिस्मैटिक लेगेसी की बात करें, हिज कॉइन्स हाईलाइटेड बोथ इंपीरियल ग्रैंड्योर एंड मिलिट्री चैलेंजेस ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो ये हमें देखने को मिलते हैं स्कंदगुप्त द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इसके बाद यहां पे हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर एक डिक्लाइनिंग फेज में जो है वो जाने लगता है। लेटर गुप्ता रूलर्स की बात करें पोस्ट स्कंदगुप्त दैट इज 467 सीई के बाद, आफ्टर स्कंदगुप्त द एम्पायर एंटर्ड अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन विद लेस पावरफुल रूलर्स। पुरुगुप्त हमें देखने को मिलते हैं पॉसिबली रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यहां से हम देखते हैं कि टेरिटरीज जो है जो कैप्चर करी थी समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द सेकंड, विक्रमादित्य ने एंड कुमारगुप्त द फर्स्ट ने भी, वो जो है अब धीरे धीरे गुप्ता इन्फ्लुएंस से जो है वो छूटती जा रही थी एंड इंडिपेंडेंट होती जा रही थी। इसके बाद बुद्धगुप्त हमें देखने को मिलते हैं रूल्ड मगध एंड द बंगाल रीजन, फेस्ड प्रेशर फ्रॉम द हून इन्वेजन्स एंड रीजनल ब्रेकअप्स। तो यहां पे हम देखते हैं और ज्यादा टेरिटरी जो है वो गुप्ता एम्पायर जो है वो लूज करना शुरू कर देता है एंड हून इन्वेजन्स जो है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा अब बढ़ ही रहे थे। बिकॉज आफ्टर द फॉल ऑफ स्कंदगुप्त हूणों ने भी यही सोचा कि अब जो है गुप्ता एम्पायर की लेगेसी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, तो हम जो है इसका फायदा उठा लें। तो इसी वजह से हूणों का इन्वेजन इस समय पर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया था। बट during the reign of Narsinghgupta, who is also known as Baladitya, he fought the Hun chief Mihir Kul and with the help of Yashodharman of Malwa, he defeated the Huns once and for all. Buddhism saw a revival during his rule as per Xuanzang's later accounts. यहां से हमें देखने को मिलता है बुद्धिज्म जो है एक बार फिर से उसका राइज होता है, क्योंकि इससे पहले के जो हमें गुप्ता रूलर्स देखने को मिले देवर ऑफ ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड, क्योंकि वो जो है हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा मानते थे। तो यहां से हमें देखने को मिलता है एक बार फिर से बुद्धिज्म का रिवाइवल बिकॉज ऑफ नरसिंह गुप्त। इसके बाद कुमार गुप्त द थर्ड एंड विष्णु गुप्त हमें देखने को मिलते हैं लास्ट
known rulers of the Gupta dynasty. Empire was fragmented into smaller principalities and by 6th century CE the Gupta rule had effectively ended. तो यहां पे हमें देखने को मिलता है गुप्ता लेगेसी जो है पूरी तरह से खत्म हो गई थी ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ कुमार गुप्त III एंड विष्णुगुप्त. विष्णुगुप्त के बाद हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो जाता है. और इस समय पे भी जैसा हमें देखने को मिलता है जस्ट लाइक श्रीगुप्तन घटोत्कच बहुत छोटे एरिया में रूल कर रहे थे, वही हमें यहां पर भी देखने को मिलता है ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ विष्णुगुप्त एंड कुमार गुप्त III. बहुत छोटा सा एरिया जो है अब बच गया था गुप्ता एम्पायर के पास. तो ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे सारे के सारे गुप्ता एम्पायर के रूलर्स. चलिए अब बात करते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कैसा था. इससे पहले जब हम बात कर रहे थे मौर्यन एम्पायर के बारे में 2 क्लासेस पहले, तब हमने देखा था बहुत सोफेस्टिकेटेड, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हमें मौर्यन एम्पायर के अंदर देखने को मिला. काफी कुछ मिलता जुलता हमें गुप्ता एम्पायर से भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी जो है मौर्यन से ही इन्फ्लुएंस थे एंड अर्थशास्त्र के ऊपर ही काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है ये भी उसको फॉलो करते थे बाय विष्णुगुप्त चाणक्य. तो काफी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलेंगी दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के अंदर. मोनार्की यहां पर भी जैसा हमें मौर्यन एम्पायर में देखने को मिला, हेरिडिटरी किंगशिप ऑफन सेंट्रलाइज्ड बट विद डेलीगेटेड पावर्स. वहां पर भी हमें डेलीगेटेड पावर्स देखने को मिली. जब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा मौर्यन एम्पायर का कि 4 बड़े प्रोविंसेस में बांट दिया गया था और उसके अंदर किंग के बेटे जो कि ऑल्सो नोन एज आर्यपुत्र, उनको जो है भेजा जाता था उस एरिया को गवर्न करने के लिए एज अ गवर्नर. तो यहां पे भी हमें देखने को मिलता है द डेलीगेशन ऑफ पावर वॉज देयर इन द गुप्ता एम्पायर ऑल्सो. किंग वॉज द पाइवट और द मेन पर्सन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइटल्स की बात करें तो महाराजा धीराज एंड परम भट्टारक हमें देखने को मिलते हैं जो राजाओं को दिए जाते थे. इसके बाद प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर डिवाइडेड इनटू भुक्तीज विच आर प्रोविंसेस गवर्नड बाय उपारिकास. जैसे हमने देखा वहां पे आर्यपुत्र या फिर मौर्यन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आर्यपुत्र या फिर जिसका हम कहते हैं किंग के बेटे, वो जो है एज अ गवर्नर जाते थे रूल करने के लिए. यहां पे हमें उपारिकास देखने को मिलते हैं जो कि प्रोविंसेस को रूल करते हैं. जैसा मैंने बात की काफी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन. भुक्तीज वर डिवाइडेड इनटू विषायाज डिस्ट्रिक्ट्स लेड बाय द विषायापतिज. विलेज लेवल पे हमें ग्रामिकास देखने को मिलते थे हेडेड बाय विलेज काउंसिल्स. जस्ट लाइक अशोक के इंस्क्रिप्शंस में हमें जैसा देखने को मिलता है, उनके यहां पे भी डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी ज्यादा मजबूत था. ठीक उसी तरह गुप्ता एम्पायर के अंदर भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी वेरी स्ट्रांग. इसके बाद ऑफिशियल्स मेंशन्ड की अगर बात करें तो संधि विग्रह हमें देखने को मिलते हैं मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. इसके बाद महादंड नायक हमें देखने को मिलते हैं चीफ जुडिशियल ऑफिसर एंड कुमार अमात्य हमें देखने को मिलते हैं हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, समटाइम्स हेरिडिटी ऑल्सो. मतलब कुमार अमात्य जो हमें देखने को मिलते हैं उनका जो बेटा होगा वो भी कुमार अमात्य बनेगा. इसको हम हेरिडिटी सिस्टम कहते हैं. जो हमें किंगशिप में भी देखने को मिलता है राजा का बेटा राजा, तो वही यहां पे हमें कुमार अमात्य का बेटा कुमार अमात्य ही देखने को मिलेगा. समटाइम्स इट वाज हेरिडिटी. इसके बाद पोस्ट लाइक आयुक्ताज, अमात्याज एंड तीर्थाज वर ऑल्सो कॉमन ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर. तो यहां पे हमें ऑफिसर्स के नाम भी काफी सिमिलर देखने को मिलते हैं. अमात्य हमें मौर्यन एम्पायर के दौरान भी देखने को मिलते हैं, गुप्ता एम्पायर के दौरान भी. यहां पे कुमार अमात्य हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें महा अमात्य देखने को मिलते थे, यहां पे हमें कुमार अमात्य देखने को मिलते हैं. जैसे मैंने बात की काफी कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलेगा इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि काफी हद तक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर का फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर ओनली. इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था. अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 to 12 हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है. इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें, इसके बारे में मैं शुरुआत में ही बात कर चुका था कि क्यों इस पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जा रहा था. यहां पे हम देखेंगे एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन सपोर्टेड बाय इरिगेशन कैनाल्स एंड टैंक्स. Inland trade flourished via rivers and roads, and overseas trade with Southeast Asia, the Roman Empire and चाइना हमें देखने को मिलता है. मैंने बात की काफी सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ यहाँ पे
गुप्ता एम्पायर का ट्रेड हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द लार्ज रोमन एम्पायर एट दैट टाइम। तो यहीं से हमें पता चलता है कि इकोनॉमिकली इतने ज्यादा प्रॉस्पेरस थे कि रोमन एम्पायर के साथ भी इनका ट्रेड जो है उस टाइम पे चलता था। इसके बाद गिल्ड्स और श्रेणीज प्लेड अ की रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। Mainly gold coins which were known as pan or dinar were issued in large numbers. Also silver and copper coins in small numbers we see in the Gupta Empire. तो सबसे ज्यादा हमें गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं करेंसी के तौर पे गुप्ता एम्पायर में। इसी वजह से इस पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिलीजन के बारे में तो प्रीडोमिनेंटली हिंदू, स्पेशली वैष्णविज्म हमें देखने को मिलता है, एंड स्पेशली रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त द फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकंड, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त द फर्स्ट, ये सारे रूलर्स जो हमें देखने को मिलते हैं ये स्ट्रिक्टली हिंदुइज्म को जो है फॉलो करते थे, बट दे वर हाईली टॉलरेंट अगेन विद द अदर रिलीजन्स एज वेल। बाकी रिलीजन्स को जो है ऑपरेशन उनका नहीं करते थे, उनको भी जो है एग्जिस्ट करने की पीस के साथ अनुमति देते थे। इसके बाद Gupta rulers built temples for Vishnu, Shiva and Durga and patronized Buddhism and Jainism as well. Development of Bhakti movement, devotional worship हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में जो है हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। सोसाइटी की बात करें, यहां पे हमें एक छोटा डिक्लाइन का पीरियड देखने को जरूर मिलता है, खासकर इन द सिचुएशन ऑफ विमेन। Brahmanical dominance increased, caste system became rigid and birth based stratification हमें देखने को मिलता है, especially the Varna system was very predominant here. Status of women की बात करें, decline in freedom and education, practice of early marriage increased and sati began to appear though not common. यहीं से हमें देखने को मिलता है, शुरू के अंदर हालांकि बहुत रेयर था सती प्रथा, आगे जाकर जो है इसने बहुत बड़ा और भयानक रूप जो है वो ले लिया था, स्पेशली ड्यूरिंग द लेट मेडिवल पीरियड एंड द अर्ली मॉडर्न एरा। इसके बाद जो हम देखेंगे, बात करेंगे आगे धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे, राजा राम मोहन रॉय ने जो है आगे जाकर सती प्रथा पे जो है वो बैन लगवाया था। फिलहाल यहां पे देखते हैं एजुकेशन की बात करें, सेंटर्स लाइक नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला एंड विक्रमशिला गेन प्रोमिनेंस। ये सारी यूनिवर्सिटीज का हमें राइज एंड डोमिनेंस देखने को मिलता है ओवर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ एलीट एजुकेशन एट दैट टाइम। जैसे आज के समय पे हमें देखने को मिलता है इंग्लिश एजुकेशन जो है एलीट मानी जाती है, उस समय पर संस्कृत एजुकेशन को जो है वो एलीट स्टेटस जो है वो प्राप्त था। तो ये हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर के दौरान रिलीजन एंड सोसाइटी किस प्रकार की थी। इसके बाद आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर की बात करें तो गुप्ता एम्पायर का ही जो वो समय था जब हमें सबसे पहली बार बड़े स्केल पर टेम्पल बिल्डिंग जो है वो देखने को मिलती थी। गुप्ता एम्पायर वॉज द बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अर्ली हिंदू टेम्पल्स लाइक दासवतारा टेम्पल एट देवगढ़ एंड भितरगांव टेम्पल विच इज अ ब्रिक टेम्पल जो हमें देखने को मिलते हैं इसी समय पे जो है वो बनाए गए थे। इसके बाद पेंटिंग्स की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर अजंता के केव्स, बुद्धिस्ट मुरल्स एंड फ्रेस्कोस डिपिक्ट द जातक कथाएं ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर। जातक कथाओं के बारे में जो है इससे पहले हम डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं इन द रिलीजियस रेवोल्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद फाइनली प्रिजर्व्ड क्लासिकल आर्ट कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। इसके बाद स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं। गुप्ता स्कल्पचर्स इज आर वेरी एलिगेंट, रिफाइंड एंड स्पिरिचुअल। सीटेड बुद्धा एट सारनाथ एंड स्टैंडिंग विष्णु एट मथुरा जो हमें देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ जो है वो गुप्ता एम्पायर के दौरान ही जो है वो बनाए गए थे। तो काफी रिच जो है हमें आर्ट एंड कल्चर भी उस समय पे देखने को मिलता है, जो कि दर्शाता है कि इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस किंगडम था द गुप्ता एम्पायर। इसके बाद अगर हम आगे देखें लिटरेचर एंड साइंस के बारे में, तो कालिदास एंड आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े दिग्गज नाम हमें देखने को मिलते हैं जो कि फ्लरिश कर रहे थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ही। इसके अलावा वराहमिहिर भी हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने बृहत संहिता जो है वो लिखी है, जिसके अंदर हमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो डिटेल्स देखने को मिलते हैं। ये तीन स्कॉलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कालिदास, वराहमिहिर एंड आर्यभट्ट। कालिदास की बात करें, ग्रेटेस्ट संस्कृत
पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, रघुवंशा में देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो क्रिएशन है दैट इज द मेघदूत। इसके अलावा भाषा, शूद्रका एंड अदर्स हमें देखने को मिलते हैं। ड्रामा एंड पोएट्री इनका एक और प्ले है जिसके अंदर हमें अग्निमित्र शुंग का जो है वो मेंशन देखने को मिलता है। इससे पहले हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान जो है बात कर चुके हैं। इनका एक प्ले लिखा गया था, इसके अंदर हमें अग्निमित्र शुंग के बारे में जो है काफी ज्यादा डिटेल्स जो है वो मिलती हैं। कालिदास की जो स्टोरी है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेप्शनल है एंड काफी ज्यादा जो है डिबेटेबल भी है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा जो है, क्योंकि ओरल हिस्ट्री जो है हमें देखने को मिलता है कि कुछ बातें उसमें सही होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कालिदास के बारे में ये कहा जाता है कि पहले के समय में जब शुरू का उनका दौर था, काफी ज्यादा जो है वो एक मतलब फुलिश किस्म के इंसान थे, बहुत ही मूर्ख थे, दिमाग उनमें काफी कम था। आगे जाकर जब उनकी शादी करा दी जाती है, इनकी जो पत्नी होती है विद्योत्मा, इनकी पत्नी का नाम होता है, वो काफी ज्यादा जो है वो विद्यावान होती हैं और कुछ छल कपट करके जो है इनकी शादी हो जाती है विद्योत्मा के साथ। कुछ लोग जो हैं करा देते हैं यूजिंग सम डिसीट। तो बट शादी से पहले विद्योत्मा को पता नहीं होता कि कालिदास जो है इतने फुलिश इंसान है, बट शादी के बाद जब उनको पता चलता है तो उनकी बहुत बेइज्जती वो करती हैं अपने पति की। तो कालिदास वहां से जो है वो शपथ लेते हैं कि अब जो है मैं विद्यावान बन के ही जो है तुम्हारे पास आऊंगा। तब जो है वो विद्या की तलाश में निकलते हैं और उसके बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर एंड द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स में से एक हमें देखने को मिलते हैं कालिदास। तो ये जो है इनकी एक शॉर्ट के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है। हालांकि ओरल हिस्ट्री पे मैं इतना ज्यादा बिलीव करता नहीं हूं, बट फिर भी कुछ कुछ तो इसमें सच हो ही सकता है। तो ये हमें देखने को मिलता है कालिदास के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, जीरो के इन्वेंटर हमें देखने को मिलते हैं। इंट्रोड्यूस्ड जीरो, वैल्यू ऑफ पाई एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस हमें देखने को मिलता है, जिसका डेरिवेशन जो है, जिसको डिड्यूस किया था किसने, आर्यभट्ट ने ही। इसके बाद वराहमिहिर जिनके बारे में बात की, बृहत संहिता जो है इन्होंने लिखी थी, जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया हमें देखने को मिलती है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो ये हमें इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स उस समय पे देखने को मिलते हैं जब गुप्ता एम्पायर का रूल था। यही एक कारण था कि हर जगह से, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, या फिर चाहे वो लिटरेचर हो, इस प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो किसी भी रीजन का जो है वो ऊपर उठना जो है वो बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। तो यही कारण थे गुप्ता एम्पायर के इतना ज्यादा ऊपर उठने के। एंड दिस इज व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। Decimal system and numeral system was also developed further during the Gupta period। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर के बारे में, सोर्सेज ऑफ द गुप्ता पीरियड के बारे में, सबसे पहले सबसे मेन इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, दैट इज द प्रयाग प्रहस्थी ऑफ समुद्रगुप्त, जो कि हमें प्रयागराज मॉडर्न डे इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी कि अशोक का वो पिलर हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें समुद्रगुप्त के देखने को मिलते हैं, विच आर कंपोज्ड बाय हरिसेन। एंड आगे जाकर मेडिवियल टाइम पीरियड के दौरान हमें देखने को मिलता है मुगल एम्परर जहांगीर के भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें निचली साइड पर देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार का ये हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है ऑफ द प्रयाग प्रहस्थी इन इलाहाबाद। ब्रह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, प्राकृत लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाय हरिसेन विच records समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड द सदर्न रीजन। नॉर्थ का जो रीजन था उसको आर्यव्रत कॉन्क्वेस्ट कहा गया और साउथ के कॉन्क्वेस्ट को दक्षिण व्रत कॉन्क्वेस्ट जो है वो कहा गया था। इसके बाद मेहरौली के अंदर जो आयरन पिलर है दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो भी पिलर तो अशोक का है, बट उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं वो चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के जो है इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। रेफर्स टू चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य, स्पेशली उनकी जो फेमस विक्ट्री थी अगेंस्ट द वेस्टर्न क्षत्रपास ऑफ द गुजरात एंड मालवा, और उनके समय की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो हमें देखने को मिलती है, इन्हीं के समय पे मेनली कहा जाता था कि इंडिया वॉज अ सोने की चिड़िया। तो ये हमें देखने को मिलता है मेहरौली आयरन पिलर में चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा कॉइन्स की बात करें तो गोल्ड कॉइन्स विद इमेजेस ऑफ किंग्स, डीटीज एंड एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, म्यूजिक, जैसा हमने देखा समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए अपने पंचमार्क्ड कॉइन्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाना, ये सब हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरस ये किंगडम थी। इसके अलावा फॉरेन अकाउंट्स लाइक फाहेन्स ट्रैवल टू इंडिया एंड लिटरेरी टेक्स्ट लाइक कालिदासेस वर्क्स, रिलीजियस पुराणास,
स्मृतिज एंड साइंटिफिक ट्रीटसीज जो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहां पे हमने देखा था वराहमिहिर की जो हमारी साइंटिफिक ट्रीटसी थी, जैसा हमने यहां पे देखा कि इसका नाम था बृहत संहिता, तो यहां पे हमें यही एक साइंटिफिक ट्रीटसी देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्यभट्ट की जो भी किताबें लिखी गई थी उसके अंदर हमें गुप्ता एम्पायर के काफी सारे मेंशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और इसी समय पे ये भी फ्लरिश कर रहे थे एंड द गुप्ता एम्पायर भी जो है वो भी फ्लरिश कर रहा था। तो ये सब हमें सारे के सारे लिटरेरी टेक्स्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं, कालिदासेस वर्क्स, रिलीजियस पुराना, स्मृतिज, साइंटिफिक ट्रीटसीज एटसेट्रा। तो ये सब हमें देखने को मिलता है इन द सोर्सेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इसके बाद अंत में बात करते हैं अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। थोड़ी बहुत बात हम पहले ही कर चुके हैं कि स्कंदगुप्त के बाद ऐसे बड़े अच्छे रूलर्स हमें देखने को नहीं मिले जहां जो हर डायनेस्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है एक स्ट्रॉन्ग रूलर का ना होना एंड बाहरी इन्वेजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनिंग, यही 3-4 कारण होते हैं हर एक डायनेस्टी के फॉल के पीछे। मौर्यंस में भी हमने यही देखा और यहां पर भी हमने यही देखा कि स्कंदगुप्त के बाद ऐसे बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे ऐसा कोई राजा हमें देखने को नहीं मिला गुप्ता एम्पायर के अंदर जो हूणों का इन्वेजन भी रोक सके, इकोनॉमिक स्ट्रेन भी रोक सके और एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनिंग भी ना होने दे। तो ऐसा रूलर हमें देखने को नहीं मिला, इस वजह से गुप्ता एम्पायर का फॉल हमें देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त वॉर्स विद द हूनाज एग्जॉस्टेड द ट्रेजरी ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि हूनों के साथ इतने युद्ध होने की वजह से जो ट्रेजरी थी, जो यहाँ पे पैसा था गुप्ता एम्पायर के पास, वो जो है धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा था। वीक सक्सेसर्स आफ्टर स्कंदगुप्त, जिसके बारे में इतनी मैं बात कर ही चुका हूं। एंड हूण इन्वेजन्स कंटिन्यूड इन वेस्टर्न इंडिया। हालांकि यहां पे हमें देखने को मिलता है नरसिम्हगुप्त एंड यशोवर्मन ने जो है मालवा डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने मिलकर बाकी राजाओं ने भी हूणों को हरा जरूर दिया था। एंड वंस एंड फॉर ऑल हमें देखने को मिलता है हूणों का इन्वेजन उसके बाद से रुका था, बट उससे पहले तक समुद्रगुप्त के बाद एंड उससे पहले तक काफी सारे साल जो है बीत चुके थे और उन सालों में हूणों ने इतने ज्यादा इन्वेजन्स किए कि सारी की सारी जो ट्रेजरी थी वो खाली हो गई गुप्ता एम्पायर की। इसके बाद ब्रेकअप इनटू रीजनल किंगडम्स हमें देखने को मिलता है। वकाटक्स, लेटर गुप्ताज, पुष्यभूतिज एंड मौखरीज जो है हमें देखने को मिलते हैं। बाय द 6th century CE द एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर किंगडम। जैसा हमें देखने को मिला मौर्यन डिक्लाइन के बाद काफी सारे रीजनल किंगडम्स स्टार्टेड टू इमर्ज, सेम टू सेम वैसा ही हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद दौरान भी देखने को मिलेगा। छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स जो हैं एक बार फिर से इमर्ज करते हैं एंड वो जो है अपना रूल आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे उन रीजनल किंगडम्स के बारे में 2 क्लासेस के बाद, क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली द संगम एज। आपको याद होगा मौर्यन एम्पायर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि नीचे छोटा सा एक एरिया साउथ इंडिया का, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं एक बार, मौर्यन एम्पायर के समय हमने देखा था कि यहां तक जो है अशोक ने कैप्चर कर लिया था, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ ईरान एज वेल। बलूचिस्तान, पाकिस्तान तो वैसे ही कैप्चर्ड थे, मॉडर्न डे अफगानिस्तान, बट ये जो छोटा सा पार्ट हमें देखने को मिलता है साउथ का, ये कैप्चर नहीं किया था अशोक ने। यहीं से हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री की जो है वो स्टार्टिंग देखने को मिलती है। चेराज, चोलाज एंड पांड्याज के जो रीजन हमें देखने को मिलते हैं, 3 छोटी सदर्न डायनेस्टीज, वहां से शुरू होकर आगे जाके जब मौर्यन एम्पायर का फॉल हमें देखने को मिलता है तो साउथ के अंदर जो जो हमें देखने को मिलती हैं डायनेस्टीज जो इमर्ज होती हैं उनके बारे में जो है बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे टूवर्ड्स द पोस्ट गुप्ता पीरियड, और उसके बाद जो हमारा ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम द एंशियंट टू द अर्ली मेडिवियल हिस्ट्री वो भी शुरू हो जाएगी। तो बात करेंगे इन सब के बारे में अगली क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।